24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और पाप लोग का कच्चा चिट्ठा, आखिर क्या है ये पाप लोग, किसने किया पाप और साथ ही कैसे हुई इसकी शुरुआत, ये पूरी कहानी आपको विस्तार से आज स्पेशल बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते, अतीक अशरफ हत्याकांड में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जनहित याचिका जो दाखिल की गई थी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए तैयारी भी अपनी रजामंदी दे दी गई है। और साथ ही ये जानकारी आपको दें कि 24 अप्रैल की तारीख को चुना गया है जब इस दिन सुनवाई होगी। हालांकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, 3 लोग जो कि बताए जा रहे थे कि बाइक सवार ये 3 शख्स जो कि मीडिया कर्मी बनकर के आए थे और उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब इन तीनों की डिटेल्स भी, हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, इनकी तमाम डिटेल्स निकाली जा रही है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर के 24 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा जानकारी दीजिएगा कि 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर किस तरीके की ये याचिका है और साथ ही साथ क्या जो 3 अपराधी बताए जा रहे हैं जिन लोगों ने ये अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दिया था, उनको लेकर क्या पेश किया जाएगा उस दिन कोर्ट में? देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के विशाल तिवारी, आज उन्होंने सीजीआई के सामने मामला रखा और कहा कि यह काफी गंभीर मामला है, लिहाजा इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सीजीआई ने कहा है हम 24 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस हिरासत में जो हत्या हुई है और अब तक 2017 से 183 जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर सवाल उठाया है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जो है एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, एक कमेटी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए और वही इस मामले की जांच करे। हालांकि योगी सरकार ने जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया है, लेकिन यहाँ विशाल तिवारी का कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। तो आज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सीजीआई के सामने रखा गया था। सीजीआई ने इस पर जल्द सुनवाई की हामी भरी है और कहा है कि 24 अप्रैल को हम इस मामले को लिस्ट करेंगे, उसी दिन इस मामले की सुनवाई होगी। तो ऐसे में अब देखना क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई को तैयार होता है या नहीं, उस दिन क्या यूपी सरकार से जवाब तलब करता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अतीक की हत्या पर बोले महमूद मदनी, पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या शर्मनाक है, कानून व्यवस्था की नाकामी के चलते हुई हत्या। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी और जमीयत उलेमाए हिंद ने पीएम से अपील भी की है। पीएम गृह मंत्री से दखल देने की मांग की गई है। अतीक मामले की न्यायिक जांच की मांग मदनी की तरफ से की गई है। हालांकि ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरीके से अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ऐसे में अतीक की हत्या पर अब महमूद मदनी ने एक बयान दिया और बयान देते हुए साथ ही अपील भी सरकार से उन्होंने की है। पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या बेहद शर्मनाक मदनी ने बताया। कानून व्यवस्था की नाकामी के चलते इस हत्या को अंजाम दिया जा सका, ये भी कहा गया। और साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि इस पूरे मामले में दखल अंदाजी उनकी भी होनी चाहिए, गृह मंत्री की भी दखल अंदाजी होनी चाहिए और इस मामले को अब डिटेल्स में इसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम खुलेआम पुलिस के बीच में कैसे दे दिया जाता है। तो पाप लोग का कच्चा चिट्ठा, पूर्वांचल का पत्ता पत्ता जिसके इशारों का मोहताज हुआ करता था, टांगा चलाने वाले का बेटा कब पूरा सिस्टम चलाने लगा, ये किसी को समझ नहीं आया। अपने ही आका को मिटा करके अतीक अहमद ने जुर्म और अपराध की दुनिया में एंट्री कर ली थी। धीरे धीरे पूरा सिस्टम उसके दरबार की कठपुतली बन चुका था। प्रशासन जूतों की नोक पर आया।
और अब आपको ये पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे चांद बाबा को विधायक के चुनाव में अतीक ने हराया था। अब ये देखिए कि अतीक और अशरफ का अंत तो हुआ, लेकिन आतंक जो अनंत था उसके बारे में डिटेल जानिए। चांद बाबा की हत्या 1989 में की गई। चांद बाबा को विधायक के चुनाव में अतीक ने हराने का काम किया था। इसके साथ ही गोली बम बरसा करके चांद बाबा की निर्मम तौर पर हत्या की गई थी और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दुर्दांत अतीक अहमद था। वहीं पार्षद अशफाक और कुन्नू की हत्या भी अतीक अहमद ने ही कराई थी। अतीक अहमद इतना दुर्दांत था कि उसे किसी का खौफ नहीं था और ऐसे में एक एक करके उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। पार्षद कुन्नू हत्याकांड 1994 में अंजाम दिया गया था। अतीक और अशरफ का नाम और साथ ही देखिए कि किसी भी पुलिस वाले ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह माना जाता था कि कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कि खौफ खाया करते थे। वहीं 1984 की इस घटना को बाद से 1999 में तत्कालीन एसपी सिटी ने अशरफ को गिरफ्तार करने का काम किया था और उस वक्त में प्रदेश में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। और इसी वजह से देखिए कि जब अतीक अहमद पर शिकंजा कसने का काम किया गया था पहली दफा, जिसके बाद से लखनऊ गेस्ट हाउस कांड अगर आपको याद होगा 1995 में जो घटना घटी थी मायावती के साथ में, यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन सरकार हुआ करती थी और जब उसमें टूट पड़ी थी उसके बाद से तस्वीर सबके सामने आई थी। गठबंधन तोड़ने के लिए बैठक चल रही थी और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें एक नाम अतीक अहमद का भी सामने आया था। बैठक के दौरान मायावती के साथ में बदसलूकी का मामला सामने आया था और हर कोई इस तस्वीर को अगर याद करता है तो आज भी हर किसी की रूह कांप जाती है। गेस्ट हाउस कांड में अतीक की अहम भूमिका देखी गई थी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जिन लोगों ने हमला किया था उसमें एक नाम अतीक अहमद का भी था और इसी वजह से वो खौफ हर कोई उस वक्त जानता था कि आखिर किस तरीके का खौफ अतीक अहमद का। वहीं गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर भी झगड़ा कई बार हो चुका था अतीक अहमद का। अतीक अहमद उन लोगों को भी डरा धमका दिया करता था जो उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते थे। अतीक के भाई अशरफ ने हत्या कर दी थी उस शख्स की जिस शख्स ने अतीक अहमद की गाड़ी को ओवरटेक किया था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार की मानसिकता अतीक अहमद की हुआ करती थी और कैसा ये दुर्दांत अपराधी कि महज एक छोटी सी बात लेकिन अपना रुतबा सबसे ऊपर रखने के लिए, अपने आप को वो अहमियत दिलवाने के लिए और अपने आप को उस तरीके से शक्तिपूर्वक बलपूर्वक अपने आप को सबके सामने पेश करने के लिए वो मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ये जरूर भूल चुका था कि ये किसी प्रकार की मिसाल नहीं बल्कि जो काम किया जा रहा है, जिस तरीके से इन चीजों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि आतंक फैलाने की कोशिश है। लेकिन अतीक अहमद को यह अंदाजा नहीं होगा कि इतना बुरा अंत उसका होने जा रहा है। तो आतंक जो कि बेहद अनंत था और ऐसे में आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ कुछ और स्पेशल गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और एक एक करके तमाम इन गेस्ट से भी हम बातचीत करेंगे और उनके भी बारे में जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से किस रूप में अतीक अहमद को याद करते हैं, क्या उनके जहन में भी किसी प्रकार का कभी कोई खौफ हुआ करता था। तो सबसे पहले हम आपको अब रूबरू करवा देते अपने गेस्ट से। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। मनोज यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी भारत 24 पर। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, बहुत स्वागत है आपका भी भारत 24 पर। और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है भारत 24 पर। लालजी शुक्ला पूर्व आईपीएस है आप, बहुत स्वागत है आपका भी भारत 24 पर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे चर्चा की। सबसे पहले लालजी शुक्ला, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, आप तो पूर्व आईपीएस रहे हैं, आपने उस दौरान अतीक अहमद के खौफ को भी देखा होगा, आपने खुद जिया होगा। उस दौरान किस प्रकार की तस्वीरें आपने अपनी आंखों से देखी थी, कैसी शिकायतें आपके पास आया करती थी? अभी एक से एक लोग हैं वो ठीक नहीं है, हमको हटा दीजिए। एक मिनट सर, ठीक है लाल जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। प्रेम कुमार जी, जब हम बात अतीक अहमद की करते हैं तो अतीक अहमद यानी एक खौफ का अलग रूप हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में वो खौफ दिखा करता था। वो आतंक के साए में जिन लोगों ने उस वक्त जिया था अपनी जिंदगी को, वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि अतीक अहमद कितना दुर्दांत अपराधी था। इसे आप कैसे लोगों के सामने रखेंगे? जी शुक्रिया।
अतीक अहमद निश्चित रूप से एक ऐसा अपराधी जिसको सज़ा भी हुई आजीवन कारावास की, और बहुत सारे मामले अतीक अहमद के खिलाफ रहे, 100 से ज़्यादा मामले रहे। अतीक अहमद एक अपराधी बोलेंगे तो उस चीज़ को कम करके आंकना होगा। अतीक अहमद एक अपराध तंत्र था, और अपराध तंत्र जब हम बोलते हैं तो इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल होते हैं, पुलिस के लोग भी शामिल होते हैं, और सब मिल कर के ही सबकी देखरेख में ही ये अपराध तंत्र चलता है। ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद का जो अपराध तंत्र था वो अकेले उसकी मर्जी से चल रहा था, इसमें तमाम लोग थे। ये ज़रूर है कि वो जो अतीक कभी नेता को मारा करता था, कभी पुलिस कर्मियों को मारा करता था। एक समय आया जब सब ने मिल कर के अतीक अहमद को ही मार डाला। सब ने मिल कर के, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ, किसी नेता पुलिसकर्मी नहीं, पुलिसकर्मियों के सामने हत्या हुई है। और जो गुनहगार अतीक अहमद के ने जिनको पीड़ित बनाया, वो पीड़ित परिवार, उसके लिए आज खुशी का दिन नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने तंत्र का जिक्र किया, जरा ये बताइएगा कि क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा था जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अतीक मैं यहाँ पर आना चाहता था कि अतीक को मारा जाना अतीक तंत्र का नष्ट होना है क्या? क्या अतीक तंत्र लोकतंत्र से बड़ा हो गया, या अतीक के मारे जाने से लोकतंत्र मजबूत हुआ? यहाँ पर हम आएंगे। हम जानते हैं कि चूंकि न्यायिक तरीके से उसको अंजाम नहीं पहुँचाया गया, इसलिए वो बेगुनाह जिनके जो मारे गए, जो पीड़ित थे, उनको न्याय अगर मिलता, अगर कानून के तहत इसको सज़ा दी जाती, तो हम बोलते कि अमुक अमुक हत्याकांड जो आपने गिनाया उसका वो गुनहगार था। आज हम अब वो बोलने की स्थिति में नहीं रह गए। ठीक है, प्रेम कुमार जी आपके पास लौटती हूँ। एक बार फिर हमारे साथ लालजी शुक्ला, जो कि पूर्व आईपीएस है, साथ ही साथ आप डीआईजी भी रहे हैं, आईजी भी रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को एक बार दे दें लालजी शुक्ला के बारे में। दरअसल लालजी शुक्ला वो शख्स है जिन्होंने अतीक अहमद को सबसे पहली बार गिरफ्तार करने का काम किया था। लालजी शुक्ला, आपसे हम जरा समझना चाहेंगे उस दौरान अतीक अहमद का खौफ किस तरीके से लोगों में था, और आप में वो हिम्मत कैसे आई? क्योंकि हमने ये सुना था कि कई पुलिसकर्मी उस वक्त खौफ खाया करते थे कि अतीक अहमद के घर ना जाए, ना उन्हें पकड़ने की हिम्मत थी, आपने गिरफ्तार कर लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा है कि कैसे वो गिरफ्तार हुआ और उसका खौफ था, उसके खौफ का एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। वर्ष 1996 की बात है जी। सिविल लाइंस में जो है, इलाहाबाद में सिविल लाइंस मार्केट है, पास जो है लोकेलिटी है, वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेकर के अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ और एक अशोक साहू में कुछ वाद विवाद हो गया, केवल गाड़ी पार्किंग को लेकर के। जब अशोक साहू को पता चला कि ये तो अतीक का भाई है, तो जा करके उससे माफ़ी मांगा। लेकिन अतीक अहमद को ये बहुत ही बुरा लगा कि उसके छोटे भाई के साथ किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो तकरार कर लिया। अतीक ने कहा कि तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन जाओ। लेकिन यही मामला ख़त्म नहीं होता, यहाँ से आगे की शुरुआत होती है। अतीक अहमद प्लान करता है, उस प्लानिंग के तहत अशरफ 19 जनवरी 1996 को सिविल लाइंस क्षेत्र में ही अशोक साहू की हत्या सायंकाल कर देता है। लेकिन अतीक द्वारा की गई प्लानिंग और योजना के तहत अशरफ को थाना चंदौली, जनपद चंदौली में अवैध शस्त्र कट्टा रखने के आरोप में गिरफ्तार दिखवा देता है, फर्जी गिरफ्तारी करा देता है और बरामदगी हो जाती है। अशरफ के नाम से जो व्यक्ति गिरफ्तार कराया जाता है वो अदालत में भी पेश होता है, रिमांड और बेल की भी कार्रवाई होती है, और यहाँ अशरफ हत्या करते हैं। जब इसका अभियोग पंजीकृत हुआ, उस समय
SPRA पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वाबा, उसमें कौशाम्बी जो है जनपद इलाहाबाद में था, मैं था। ये सूचना प्रसारित हुई, SSP सभी लोग घटनास्थल पहुँचे, SSP महोदय ने हमको भी बुलाया, देखा गया, मुकदमा दर्ज हुआ। जब इस मामले की विवेचना शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आप भी इसके सुपरविजन में सुपरवाइज करिए। उसका कायदे से एक एक चीज़ करके एविडेंस कलेक्ट की जाने लगी। जब एविडेंस कलेक्ट की जा रही थी तो ये ज्ञात हुआ कि इसको तो फर्जी गिरफ्तार दिखा दिया गया, वो भी लिया गया और वो फर्जी गिरफ्तारी साबित हो रही थी। तब तक अतीक अहमद ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल किया और अशरफ के अरेस्ट स्टे और FIR की क्वेशिंग का। जब माननीय उच्च न्यायालय को समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया तो जब उनके अतीक अशरफ के वकील को लगा कि ये तो डिसमिस हो जाएगा तो उन्होंने उस केस को, उस याचिका को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, और जिससे कि फिर आगे की जा सके। अब कहानी और इसके बाद मोड़ लेती है कि अशरफ का उस समय राजनीतिक दबदबा अच्छा हो चुका था, राजनीतिक पहुंच ठीक ठाक हो चुकी थी जी। उस समय प्रदेश में गवर्नर रूल था, माननीय मुलायम सिंह जी केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे। अतीक अहमद ने इस मुकदमे की विवेचना अपराध अनुसंधान शाखा को स्थानांतरित करा दिया, CBCID को। अब स्थानीय जनपद इलाहाबाद की पुलिस के हाथ से ये प्रकरण निकल गया। फिर इस अभियोग की विवेचना होने लगी। बाद में विवेचना के बाद CBCID के विवेचक ने पाया कि यह घटना एकदम सत्य है, अकाट्य सबूत हैं, अशरफ के खिलाफ तो हैं ही हैं, अतीक अहमद के इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट बड़े सबूत हैं। तो CBCID के विवेचक ने अतीक अहमद की गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन SSP श्री रजनीकांत मिश्र जी से संपर्क किया। उन्होंने मुझे जो है इस कार्य को संपन्न करने के लिए दायित्व दिया। तो मैं और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर और जो CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र राय इंस्पेक्टर थे वो और कुछ फोर्स ले करके बिना किसी को बताए, क्योंकि देखिए नेक्सस तो उसका बहुत मजबूत था और सर्वत्र फैला हुआ था जी। इसलिए लीकेज की पूरी संभावना थी। इसलिए जो है एकदम इस दिन की बात है, सायंकाल की बात है, बिना किसी को कुछ बताए फोर्स लेकर के जा करके सीधे जो है सूचना कलेक्ट कर लिया गया कि वो मौजूद है। और जब मैं SP सिटी और सबके साथ पहुंचा तो सीधे उनके चकिया कार्यालय में मैं गया। उस समय का सीन आपको बताऊं कि वो बैठे हुए थे, लुंगी कुर्ता पहने हुए, टेबल था जो है, बड़ी सी मेज थी, उनके सामने सर माफी के साथ आपको यहाँ पे रोक, छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ये कहानी भी हम सुनेंगे आगे, लेकिन जरा ये बताएगा कि जब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अतीक अहमद को गिरफ्तार करना है आपको, क्या आपको जरा भी उस वक्त खौफ नहीं आया? क्योंकि आपका भी परिवार है और ऐसे में कई तमाम पुलिसकर्मी उस वक्त डरा करते थे। नो अरे नहीं, किस बात का खौफ जी? गलत काम होता तो खौफ होता। कोई अपराधी के जो है हम पुलिस की नौकरी किए और आजीवन किए, कभी खौफ नाम की क्या चीज? अपराधी में खौफ तो कानून का होना चाहिए, न कि कानून को अपराधी का खौफ होना चाहिए। खौफ किस बात का? लेकिन सर ये कहा जाता था कि अतीक अहमद को कल्पना भी पॉलिटिकल संभव नहीं था। जीवन में हुई। पॉलिटिकल संरक्षण की ही तो बात मैंने बताया कि उसने अपने जो है पॉलिटिकल संरक्षण के ही तहत जो है उसने इस अभियोग की विवेचना, जब वो देखा कि फंस रहा है इलाहाबाद की पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, तो उसने इस अभियोग की विवेचना CBCID को करा दिया। अपराधियों का एक जो है एक
सेट पैटर्न है कि वो येन केन प्रकारेण अपने तफ्तीश को, अपने खिलाफ प्रकरण को लंबित कराएंगे या जो है टलवाएंगे और उसको फिर मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन ये सीबीसीआईडी में भी मैनिपुलेट नहीं कर पाए। हाँ, ये है कि उनकी अरेस्ट 19 जनवरी 1996 की घटना थी, उनका अरेस्ट फरवरी में ही हो जाता, लेकिन वो टल करके जा करके अगस्त 1996 में हुआ और उनकी अरेस्ट जो है मैंने पुलिस बल के साथ सीबीसीआईडी के विवेचक के साथ 9 अगस्त 1996 को उनके घर से किया, चकिया स्थित कार्यालय से किया। जी, और पूछे और क्या जानना चाहती हैं? जी सर, एक छोटा सा सवाल अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब आपने जिक्र किया कि जब आप पहली बार गए गिरफ्तारी के लिए तो वो बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ में बैठे हुए थे, उस दौरान भी जब क्या आपका आमना सामना हुआ तभी भी आपको जरा सा भी वो भय महसूस नहीं हुआ कि मैं किसे गिरफ्तार करने जा रहा हूँ? क्योंकि उस वक्त भी तूती बोलती थी अतीक अहमद की। आप भय की बात क्यों कर रही? आप भय की बात तो करिए ही नहीं। भय पुलिस को नहीं लगती है अगर वास्तव में पुलिस वाला है। भय लगे तो आमने सामने बदमाशों से गोली न चलाए, मुठभेड़ न करे। जो है भय किस बात की? जब मैं वहां गया तो बैठा था और आपको सुन लीजिए उस स्थिति को, उसके सामने उस समय एक आईजी सीआरपीएफ के बैठे हुए थे, बावर्दी बैठे हुए थे, अपने लड़के की जो है सिफारिश में अतीक अहमद से बैठे हुए थे कि वो डिफेंस मिनिस्टर से सिफारिश कर दे। और जब मैं गया मैंने कहा कि आप विधायक जी गिरफ्तार किए जाते हैं, तो एक शब्द वो नहीं बोल सका, केवल उसने कहा साहब हम गिरफ्तार हो गए। और जब उसे गिरफ्तार किया उस समय वो 30 पिस्टल उसके लुंगी के जो है दाहिने साइड में जो है फंसा हुआ था और ले करके उनको गिरफ्तार करके लेकर के सिविल लाइन चले आए। किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई, आप भय की बात कर रहे हैं, किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछ भी सके कि क्यों ले करके जा रहे हैं। बिल्कुल। और सर वाकई आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। वाकई काबिले तारीफ है कि उस वक्त जिस वक्त हर किसी के मन में वो खौफ हुआ करता था और आपने जिस तरीके से जवाब भी दिया कि अगर कोई सच्चा और ईमानदार पुलिसकर्मी है तो उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, और नहीं लगा था। और इसी के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे साथ आप जुड़े और उस पूरी कहानी को बयां किया, सबके सामने रखा कि कैसे पहली बार अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया था। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये जानकारी दे और बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं सूरज कली, जिन्होंने लंबे वक्त तक अतीक और अशरफ से लड़ाई लड़ी थी। तो सबसे पहले सूरज कली से हम यही जानना चाहेंगे कि सूरज कली जी, अतीक से आपने लंबे वक्त तक लड़ाई तो लड़ी, क्या हुआ था जब अशरफ ने आपको धमकी दी थी? तो जब अशरफात बुलाने आए तो कहीं ना जो है तो नहीं गए, कई रोज आए तो हम कहा एक रोजा ताला लगाए के गए, फिर भाई को लेवा ले करके जब वहाँ गए तो उन्हें क्या काम करें कि जो है तो उन्हें पूछे कि विधायक भैया काहे बारे आए, तो कहीं ना हमारा आदमी बुलावे जाते तो नहीं आ पा रही है, इगिर दिगिर करें। कहा काहे बारे? कहीं ना ऐसा है कि तुम्हारे पति जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो उसी तरीके अब अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप मुकदमा उठा लो, चुपचाप की, और नहीं तो जो है तुम्हारे बच्चे और तुम नज़र से नहीं आओगे। जैसे मुर्गी जब कर दिया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, उसी तरीके हलाल कर दिया। सादा कागज में अपनाऊ के कहीं ना अदालत मेरे यहाँ लगती है। किसने बोला? अतीक बोले। ठीक, सूरज कली जी, आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या चाहती हैं? अब कहाँ जमीन मिली? जमीने की तो लड़ाई है, जमीन मिल जाए मुझको, जमीन मुझको मिल जाए और मकान बने हुए हैं और बाबा खुद समझदार हैं, उत्तर प्रदेश कहने पूरा चला रहे हैं, सबके पिता हैं, मेरे भी पिता हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि मुझको मेरी ज़मीन दिला दे, जो भी जैसे हो
उस तरीके से मुझको वो करें, मेरे बच्चों को पेट के पालन हार मिल जाए। नहीं, मेरे बच्चे सब जो है तो मजूरी मेहनत कर थे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। इतने दिन से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, लड़ते लड़ते मैं बुढ़ा गई। बार बार मैं आपके बाबा के ऊपर भरोसा है, शासन पर शासन के ऊपर भरोसा है। ठीक है सूरजकली जी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि अतीक ने आपके और आपके परिवार के साथ में आखिर क्या किया था? देखिए, जब हर चीज को अपनी हाल ही, हाँ, अब कर बल छल उनके पास सब कुछ था। हाँ, कहा किन कहा नहीं किन, मैं लिहाज नहीं देखे अपने पति के। जब से जमीन लिखाई गई, फर्जी कराई गई, सब मैं जब देखबे नहीं भाई अपने पति के लिहाज, तो मैं क्या बताऊं। और वो अपने मुंह से खुद कहत रहे। अच्छा, ये मानिक श्रीवास्तव थे, ये कौन थे? पहले लेखपाल थे पीपर गांव के, वो तलियागंज में मकान बनवाए, वो भी खत्म हो गए। तो क्या वो अतीक के लिए काम करते थे क्या? और क्या नहीं करते, और कौन नहीं करता है। ठीक है सूरजकली जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से पाप लोग के कच्चे चिट्ठे के बारे में हम आपके सामने तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और तमाम उन परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको भी ये समझ आ सके कि अतीक अहमद कितना ज्यादा दुर्दांत हुआ करता था और आखिर इसका जश्न क्यों लोग मना रहे हैं और जश्न मनाना क्या ठीक है, गलत है। इन तमाम सवालों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए राकेश त्रिपाठी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। राकेश त्रिपाठी जी, पहला सवाल यही है आपसे कि सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि अतीत तो अब अतीत हो चुका है। देखिए, अतीत के कई पन्ने आप खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी आप लालजी शुक्ला को सुना रही थी, आपने रामकली को सुनाया कि एक एक किस प्रकार की कहानियां हैं, और ये कहानियां वास्तविकता में आने वाली पीढ़ियों को लगेगी कब कपोल कल्पना थी क्या? क्या ऐसा संभव हो सकता था कि एक सभ्य समाज में जहां कानून व्यवस्था होती हो, जहां पुलिस होती हो, वहां राजू पाल निर्वाचित विधायक को दौड़ा करके चौराहे पर और उसके बाद गोलियां बरसाई जाती हो? जब टेम्पो में लाद करके उनकी घायल अवस्था में उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो अस्पताल तक पीछा करके शूटर्स उसके बाद अस्पताल पहुंच करके फिर गोलियां बरसाते हो। मतलब जितनी पाशविकता के साथ, जितनी दुर्दांत तरीके से ये फिल्मी कहानियों जैसा, एक कपोल कल्पनाओं जैसा एक ऐसी वारदातें करने वाला कुख्यात दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद, और इतना अतीक दुर्दांत था, उतना ही दुर्दांत उसका भाई अशरफ मदरसे से लड़कियों को उठाकर लाता है, उनके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है और उसके बाद वापस छोड़ देता है। लेकिन सत्ता का ऐसा संरक्षण कि इनके खिलाफ न एफआईआर दर्ज होती थी, न इनकी गिरफ्तारियां हुआ करती थी। ये पूरी तरह से एक पैरेलल सत्ता चलाया करते थे। ऐसे जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। रिएक्शन जानना चाहती हूँ मैं आपका, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या आप इसे उचित ठहराएंगे? क्योंकि कई जगहों पर तो इस पर जश्न भी मनाया गया है। किसी भी हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हत्या किसी भी व्यक्ति की हो, वो कोई व्यक्ति अपराधी हो, वो कोई सामान्य नागरिक हो, हत्या समाज विरुद्ध अपराध है। और हत्या इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में वो अपराध है जिसके लिए सबसे अधिक पनिशमेंट हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है राकेश जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। नहीं हो सकती है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मनोज यादव जी भी हमारे साथ, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, आप जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज यादव जी, देखिए सवाल यही है कि आप ही की वो सरकार थी जिसने संरक्षण देने का काम अतीक अहमद को किया था। अब इस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्योंकि अतीक अहमद अतीत हो चुका है, अशरफ को भी इसी हत्याकांड के दौरान मार गिराया गया, क्या कहेंगे? देखिए सुरभि जी, अच्छी स्टोरियां आपने बड़ी पुराने दौर की 3 दशक पुरानी स्टोरियां सुनवाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन लेटेस्ट की बड़ी शानदार स्टोरी, पुलिस की वीरता की गाथा जो आपने गिरफ्तारी की सुनवाई, बड़ी प्रेरणादायक है पुलिस वालों के लिए। लेकिन जो 17 पुलिस वाले जिसकी सबकी कमर में पिस्टल थी और सबके हाथों में मैगजीन लगी हुई गने थी,
वो सब बिल्कुल खामोश थी। जब उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही, उस पे भी कहानी सुनवाई है कि 17 पुलिस कर्मियों की उंगलियों का ट्रिगर क्यों नहीं दबा पिस्टल का, इस पे भी कहानी सुनवाई है। तब बेहतर मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। हमारी पार्टी में 2010 के बाद से समाजवादी पार्टी में एंट्री नहीं हमने होने दी। मनोज यादव जी, ये आगरा कहानी में तो हम हमने- सुना देंगे। अच्छा, तो मनोज मुझे यादव बात जी, ये कहने कहानी दीजिए। तो हम सुना देंगे। आप जी। जरा उस कहानी का जिक्र कीजिए ना, जब आपकी सरकार ने ही संरक्षण देने का काम अतीक अहमद को किया था, क्या आपको नहीं पता था कि कितना बड़ा अरे माफिया है अतीक अहमद? नहीं, एक सेकंड। आपने जो सवाल पूछा ये बीते की बात कर रहा हूं। संपत्ति है जो अतीक अहमद की जो बच्ची है, जो भविष्य में दिख रही है, किसके पास है? किन व्यापारियों के पास है? उसको किससे कनेक्शन है? किस राजनीतिक दल से लगे हुए हैं? इसकी चर्चा करिए, जनता जानना चाह रही है। आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के लाएंगी, उससे आपको निकलने वाला नहीं है। सूरज कली को तब इंसाफ मिलेगा। अच्छा, अब ये गड़े हुए मुर्दे हो गए, अब ये गड़े हुए मुर्दे हो गए। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ट्रिगर क्यों नहीं दबा, इस बारे में जरा हम जानेंगे। अरविंद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो सवाल किया गया अभी थोड़ी देर पहले ही, और मनोज यादव जी ने कहा कि आखिर जब 17 पुलिसकर्मी वहां पर खड़े थे, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जब इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो उस वक्त एक भी पुलिसकर्मी का ट्रिगर क्यों नहीं दबा? तो इस पर जरा प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या वो वजह रही होंगी? उसमें एक सवाल और जोड़ लीजिएगा, 10,000 इनकाउंटर किया है 5-6 साल में इस सरकार ने, तब नहीं ट्रिगर दबा, जब कैमरा सामने था। देखिए, जहाँ तक प्रयागराज में हुई हत्या की घटना का प्रश्न है, पुलिस कस्टडी में हत्या एक गंभीर अपराध माना जाता है। अब इसके लिए नए एसओपी बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं था कि पत्रकारों की आड़ में कैमरामैन बनकर, रिपोर्टर बनकर, माइक लेकर अपराधीगण प्रवेश कर जाएं। इन दोनों को लगातार चेस किया जा रहा था, बरेली टू प्रयागराज, प्रयागराज टू बरेली, प्रयागराज टू साबरमती, बैक। तो होता यह है कि इसके लिए एसओपी बननी आवश्यक है। ये हम लोग भी देख रहे थे कि कभी गाड़ियां ओवरटेक कर रही थी प्रेजेंट वैन को, कभी उसके पीछे चल रही थी। ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये शातिर अपराधी हैं और नेचुरली इनकी दुश्मनी भी जिन जिन से है। जब कोई अपराधी कमजोर होता है तो वो हमलावर होने की कोशिश करते हैं जी। तो इसलिए ये बात सही है कि वो जो घटनाक्रम हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। और रही बात इसकी कि फायरिंग क्यों नहीं करी, जो पुलिसकर्मी मौके पे होते हैं, ये उनके विवेक की बात है कि उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं करी, क्या सोच के नहीं की। मेरा ये मानना है। तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। उस वक्त आपका जवाब पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि खबर बड़ी थी, तो हमें दर्शकों तक पहुंचानी थी। पहले तो आप अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा सवाल जरूर करूंगी। ऐसा है कि जो पुलिसकर्मी मौके पे होता है, मैं उसमें जजमेंट करने वाला नहीं हूँ। उसके विवेक पे होता है कि वो किस तरीके से वहां मौके पर रिएक्ट करता है। घटनाक्रम जो है वो बहुत थोड़ी देर का है, 30-40 सेकंड का है। ऐसे में क्या उनका रिएक्शन था, क्या उन्होंने किस तरीके से किया। पर ये सही स्टेप था कि उनको मारे बगैर उनको पकड़ लिया गया, जिससे कि सारा इसके पीछे कौन कौन है, इनको क्या, किसने पूरा का पूरा, किस ग्रुप के द्वारा ये भाड़े के टट्टू भेजे गए, क्या इसके पीछे राज हैं, कौन कौन इसमें और इन्वॉल्व हैं, उन सब का पता चलना जरूरी है, उसका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। एक छोटा सा इसमें सवाल मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। आपने कहा कि तुरंत रिएक्ट नहीं किया जा सकता था, लोगों की भीड़ भी आसपास में थी, लेकिन जरा ये बताएं कि क्या अगर ऐसे में आरोपी पहले ही सरेंडर कर देते हैं तो इसके बाद भी वो अधिकार, वो राइट रहता है पुलिस के पास कि अगर वो चाहे तो वो गोलियां चला सकते थे? जी नहीं, कतई नहीं रहता है। अगर उन्होंने वेपन नीचे डाल दिए, हाथ ऊपर खड़ा कर रखा है, सारे मीडिया चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं जी। तो ऐसे में कैसे उनको गोली मार देंगे, ये कतई जायज नहीं था। और ऐसे में सबसे उपयुक्त यही था कि जब इतने कैमरास वहां लगे हुए हैं कि उनको गिराकर तलाशी ली जाए, कोई वेपन उनके पास ना हो और उनको तुरंत वहां से फ्रिस्क अवे कर दिया जाए।
और उनका इंटरोगेशन किया जाए, जिससे कि और आगे का जो क्रम है और पूरे इसके पीछे की क्या क्या कहानी है, कौन कौन इसके पीछे हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सी थ्योरीज चल रही हैं कि ये पाक स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, ISI स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, लश्कर तौयबा का भी हो सकता है, आर्म्स स्मगलर भी इसके पीछे हो सकते हैं। इसके पीछे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अरबों की संपत्तियां जिनकी जैसे खुलासे हो रहे हैं शाहीन बाग में है और किसी बिल्डर लेकिन के पास अरविंद जी, क्या इन्वेस्टमेंट। पुलिस कर्मियों की तरफ से भी कोई लूप होल रखा गया था? आप इसे मानेंगे या नहीं? नहीं, मैं ये ऐसी घटना कोई नहीं कराता है कि कोई लूप होल रखा गया है कि वो चाहें कि वो, उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ सस्पेंशन होगा, मुकदमा कायम होगा। जुडिशियल फाइंडिंग्स में, जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स में जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पे केस चलेगा। इनका तो करियर करीब करीब सील हो गया इन 17 पुलिस कर्मियों का, या जितने वहां। ठीक है, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज यादव जी, वैसे आपके सवालों का जवाब मैंने दिलवा दिया कि आखिर क्यों ट्रिगर नहीं दबाया गया पुलिस कर्मियों की तरफ से। अरविंद जी आप बने रहिए, मनोज जी के पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी के पास भी जाऊंगी। ठीक है, आप अपनी बात रखें मनोज जी। ये विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, ये मुठभेड़ थी। मुठभेड़ थी। और किससे मुठभेड़ थी? एक जो पुलिस अभिरक्षा में अपराधी जो मेडिकल के लिए जा रहा था, उस पे एक गैंग ने अटैक किया। नहीं, लेकिन इतने दावे के साथ मनोज जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुठभेड़ ही थी? नहीं तो और क्या था? एक गैंग आया और पुलिस जिस अभिरक्षा में जिन अपराधियों को अस्पताल ले जा रही है और वो उनको मारने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया, इसी तरह से तो प्रोस्पेक्ट आएंगे सामने, और क्या आएगा? तो आप ये नहीं मानते कि अतीक अहमद जितना दुर्दांत अपराधी हुआ करता था, उसने अपने कई दुश्मन भी खड़े किए होंगे? डीजीपी साहब चले गए, जानते हैं क्यों चले गए? मेरे सवाल बड़े ठीक है, और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बीजेपी पहले बात गई, डीजीपी साहब बात गए, अब मैं किससे जवाब दूंगा? तो सवाल क्या पूछूं? लेकिन जनता है जो मुठभेड़ में पुलिस का ट्रिगर, पुलिस को राइट है, विवेक का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन आप भी देना 1000 उत्तर प्रदेश की पुलिस, माफ करिएगा 10,000 से ज्यादा, और उसमें 187 मौतें हुई हैं और कितनों के पैर पे गिनती गई है। अब आप ठीक है, आप इसे मुठभेड़ कह रहे हैं मनोज जी, तो आपको फिर ये भी पता होगा, क्योंकि जब आप इतने दावों के साथ में कह रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मुठभेड़ किसके तरफ से करवाई गई थी। हाँ, ये बात आपने सही कही। इसके साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। सुरभि जी, आपको जब बताऊंगा तो आपको भी लगेगा हमने इस सवाल क्यों पूछा। जब हम कोई हत्या, मारने की, मिट्टी मिलाने की हम जब कहीं बोलते हैं किसी के प्रति, तो वो गवाह बन जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि मैं इस माफिया के परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा, और माफिया को मिट्टी में, ये 120 दिन का मुकदमा बनता है मुख्यमंत्री पे। उसी के आदेश पे ये सूटा है और वो मिट्टी में मिला रहा है। मिट्टी में मिलाने की बात को तो आपने तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर दिया। जरा अखिलेश यादव के उस ट्वीट पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, जब उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि भाईचारे को खराब करने की कोशिश। कौन से भाईचारे की बात कर रहे थे? वो माफियाओं के साथ भाईचारा निभाते? नहीं, भाईचारे का उत्तर प्रदेश में मतलब यह है कि एक धर्म विशेष के लोग यहाँ माफिया हैं, और ब्रजेश सिंह और उसका परिवार जो है वो योगी जी का रिलेटिव है। वो महान छठ में बैठता है सब, वो राम जपते हैं। ब्रजेश सिंह का जो इतना परिवार है वो सब राम राम जपता है। वो कोई माफिया नहीं, उन पे कोई मुकदमे भी नहीं है। इसलिए भाईचारा सही और खराब होने की बात कही जा रही है। और कम से कम एक दर्जन में, कई दर्जन, कल ही योगी सरकार ने कोई लिस्ट जारी की है, उसमें नाम पढ़िए। आपने क्यों नहीं चला है कि कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में माफिया, टॉप, हर जिले में टॉप 10 माफिया? ये आपको चलाना चाहिए था। आपको पता चल जाएगा कि भाईचारा। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है मनोज जी, तो जरा ये बताइएगा, मैं आपसे बहुत खुल करके ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है या नहीं, आप मानते थे अतीक अहमद माफिया था या नहीं था? उसने लोगों पर अत्याचार किया या नहीं किया? और अगर वो था तो फिर क्या आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? वो एक माफिया था, वो एक विधायक था, एक सांसद था, और वो जेल में 2019 से तो एक माफिया को विधायक की उपाधि कैसे दे दी जाती है? क्या ये संरक्षण समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था? माफिया को पॉलिटिकल
संरक्षण कैसे मिल जाता है, यही तो सवाल है हमारा आपसे। आप सवाल करते हैं विधानसभा की उस कार्रवाई का जिक्र कर देते हैं जब योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही जा रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है मनोज जी? तो पुलिस की गोली लगनी चाहिए थी, अपराधियों की नहीं। वो अपराध हो गया, अगर पुलिस इनकाउंटर करती या पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती तब वो कानूनी कार्रवाई होती। आपको भी कानून के बारे में पता है, मुझे भी पता है, प्रेम जी को भी पता है। इस बारे में तो देखिए, हमको तो दुख इस बात का हो रहा है, डीजीपी और बीजेपी दोनों भाग गए। इसलिए भाग गए, मेरे सवाल बड़े सच्चे हैं, तीखे सवाल थे, कोई नहीं जवाब दे पाएगा। आप डिफेंड करिए। अगर मनोज जी आप तो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। चलिए आप ही के सवालों का कुछ जवाब हम प्रेम कुमार जी से भी ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से बार बार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं मनोज जी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि एक और जहां विधानसभा में गरजते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि मिट्टी में मिलाने का काम हम माफियाओं को करेंगे, क्या इसमें आपको कुछ गलत नजर आता है? और अगर किसी दुर्दांत अपराधियों की तरफ से ही एक दुर्दांत अपराधी को मार गिरा दिया जाता है तो ऐसे में आप जिम्मेदार सीएम को कैसे ठहरा सकते हैं? देखिए सुरभि जी, जो मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, सदन में बोली गई कोई भी बात कानूनी या न्यायिक इस परीक्षा के दायरे में नहीं होती है। तो यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी की पोल खोली तो अरविंद केजरीवाल जी पर कोई केस नहीं हो सकता। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी पर भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि सदन में बोल रहे हैं। सदन में नहीं बोलेगा कोई नेता तो कहाँ बोलेगा, एक तो ये बात है। अब उन्होंने जो बात कही उसके रिएक्शंस जो बाद में आए मिट्टी में मिला देने को लेकर के, बाकी नेताओं ने सोशल मीडिया में जो चीज़ें आई वो अलग तरीके से आई। और इसको देखना पड़ेगा कि उस घटना के बाद जो चेन हुआ तो अतीक अहमद की हत्या, जिसे आज भी जो हो रही है, हम लोग क्या मीडिया में दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद कितना खूंखार था, यही तो दिखा रहे हैं। लेकिन अभी की घटना क्या है? अतीक अहमद की हत्या। तो अतीक अहमद की हत्या करने वाले लोग कितना खूंखार है ये रिपोर्टिंग तो दिख ही नहीं रही है। उनके कनेक्शंस किन लोगों के साथ हैं? बीजेपी नेताओं के साथ भी हैं, उन नेताओं के भी, बड़े बड़े नेताओं के साथ में संबंध है, उस पर तो रिपोर्टिंग आ ही नहीं रही है। आज ये दिखाया जा रहा है कि अतीक अहमद बहुत बड़ा खलनायक था ताकि उसके प्रति किसी तरह की सिंपैथी ना हो बल्कि नफरत पैदा हो जाए। अरे नफरत तो उन अपराधियों के लिए भी पैदा होनी चाहिए ना जिसने अतीक अहमद को मारा है। ये गायब है, पूरी रिपोर्टिंग से गायब है, पूरी मीडिया से गायब है। जी नहीं प्रेम कुमार जी, लेकिन देखिए हमने जिम्मेदारी के साथ में उन क्लिप्स को भी चलाया कि आखिर जो 3 लोग बाइक पर सवार होकर के मीडिया कर्मी अपने आप को बता रहे थे और उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। साथ ही साथ हमने ये चीजें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि उन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज है और किस तरीके की कार्रवाई आगे की जा रही है। शायद प्रेम कुमार जी आपने भी ये जरूर सुना होगा कि उन तीनों पर भी पुलिस ने यह दावा किया है कि उन पर भी जान का खतरा बना हुआ है, यानी कि लोग उन्हें भी माफ नहीं करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास ये किया गया, कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया गया, ऐसे में क्या प्रेम कुमार जी आप कहेंगे कि कानून क्या अपना काम नहीं कर रही है? देखिए यहाँ पर जो जान का खतरा उन अपराधियों पर बना हुआ है, आम पब्लिक की ओर से खतरा नहीं बना हुआ है। ये अगर पुलिस देख रही कि खतरा बना हुआ है तो आप, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना, पुलिस को उन अपराधियों को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए जिसने अतीक अहमद को मारा है। लेकिन भाई बुलडोजर तो उनके घर नहीं जा रहा है, बुलडोजर तो अभी भी अतीक अहमद और उनके साथियों के ही घर जा रहा है या जिसको तलाश कर रही। कहने का मतलब ये है कि अब मर जाने के बाद भी पीड़ित जिसकी जान चली गई, हत्या हो गई, अभी भी उसको क्रिमिनल बोल करके जो बड़ा करके दिखा रहे हैं, और जबकि उसकी जो हत्या की गई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। ये भी एक तरह का सेलेक्टिवनेस है। ठीक है, ठीक है। मनोज यादव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रेम कुमार जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।